Good evening, dear students. I am Umesh sir. In this video, I will explain you a previous year NDA exam question paper which was taken by UPSC in 2021. This video is very useful for those students who preparing competitive examination, especially those students who preparing NDA, SSC, CGL and Bank PO aspirants. I hope my screen is visible and I am also audible to you. आप सभी को पता होगा कि यूपीएससी द्वारा हर साल में से 2 बार एनडीए का एग्जाम कंडक्ट किया जाता है और ये वीडियो उन सभी एनडीए एस्पिरेंट्स स्टूडेंट्स के लिए काफी महत्वपूर्ण है जो एनडीए का एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं। वैसे आप सभी को पता होगा कि अभी एनडीए का एग्जाम नजदीक आ रहा है और वो ये वीडियो उन सारे स्टूडेंट्स के लिए मैंने यहाँ पे बनाया है जो उनके लिए काफी महत्वपूर्ण और यूजफुल होने वाला है। वैसे आप सभी को पता होगा कि जो स्टूडेंट्स एनडीए का एग्जाम का प्रिपरेशन करते हैं उन सभी को पता होगा कि एनडीए का जो एग्जाम होता है वो 600 मार्क्स का होता है। 200 क्वेश्चंस एंड 200 क्वेश्चन के लिए 600 मार्क्स का ये क्वेश्चन पेपर यहाँ पे होता है। उनमें से 50 क्वेश्चंस 200 मार्क्स के लिए इंग्लिश ग्रामर सेक्शन के लिए होते हैं। सो ये वीडियो में मैं आपको इंग्लिश ग्रामर का जो क्वेश्चन होता है एनडीए एग्जाम पेपर का वो किस तरह से होता है, उसका अप्रोच किस तरह से होता है वो मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ। ये वीडियो में मैं 2021 में जो यूपीएससी द्वारा कंडक्ट किया गया पेपर है वो पेपर में इंग्लिश ग्रामर के क्वेश्चन जो पूछे हैं वो एक्सप्लेन करने वाला हूँ। सो आप सभी को पता होगा कि यूपीएससी द्वारा जो एनडीए का एग्जाम लिया जाता है उनमें जो इंग्लिश ग्रामर का सेक्शन होता है वो 200 मार्क्स का होता है और उसमें 50 क्वेश्चंस आपको पूछे जाते हैं। ये जो 50 क्वेश्चन होते हैं उनमें सिनोनिम्स के लिए 10 मार्क्स, एंटोनिम्स के लिए 10 मार्क्स, इडियम्स एंड फ्रेजेस के लिए 10 मार्क्स एंड स्पॉटिंग द एरर उसके लिए 10 मार्क्स एंड फिल इन द ब्लैंक्स जो कि ग्रामर का सेक्शन होता है उसको भी 10 मार्क्स यहाँ पे रहते हैं। सो ये वीडियो में आपको इस वीडियो में मैं आपको 2021 में जो एनडीए का एग्जाम पेपर कंडक्ट किया गया वो एक्सप्लेन करने वाला हूँ। सो ज़्यादा टाइम वेस्ट न करते हुए मैं सीधे आपको ये पेपर की तरफ मैं लेके आपको जा रहा हूँ। सो आप सभी को स्क्रीन पे ये जो क्वेश्चन पेपर दिख रहा है वो ये एनडीए द्वारा कंडक्ट किया गया है। इसकी कॉपी आपको यूपीएससी की वेबसाइट से भी मिल सकती है। सो यू कैन डाउनलोड दिस पेपर फ्रॉम यूपीएससी वेबसाइट। ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए मैं डायरेक्टली आपको ये क्वेश्चन पेपर पे लेके जाता हूँ जिसमें पार्ट ए जो है सेक्शन उसमें आपको सिनोनिम्स के क्वेश्चन क्वेश्चन पेपर में पूछे गए। सो रीड द डायरेक्शन। Each item in this section consists of a sentence with an underlined word followed by 4 words. Select the option that is nearest in meaning. It means आपको काफी कुछ करना नहीं। जो सेंटेंस दे ये सेंटेंस में एक वर्ड अंडरलाइन किया है और उसका आपको सिर्फ मीनिंग बताना है। उसका सिनोनिम्स वर्ड आपको जो 4 ऑप्शन दिए उनमें से सिलेक्ट करना है। ओके, सो सी द फर्स्ट क्वेश्चन। हर स्माइल वॉज कॉन्टेजियस। यू नो इस सेंटेंस में जो कॉन्टेजियस वर्ड है उसका सिनोनिम आपको पूछा गया है। आपको ऑप्शन दिए गए हैं एरोगन, डिसरिस्पेक्टफुल, देन सार्कास्टिक एंड कैचिंग। तो एक जो क्वेश्चन है इसका करेक्ट आंसर आपको मिलता है ऑप्शन क्रमांक जो 4 है, कैचिंग। ये अपना राइट आंसर यहाँ पे है। यस, आप सभी को पता होगा कि इसका राइट आंसर कैचिंग है। कैसे, तो हम ये एक बार यहाँ पे देख लेते हैं। ओके, कॉन्टेजियस का मतलब होता है टू बी स्प्रेड। ओके, जो चीज फैलती है मतलब इसको हम क्या कह सकते हैं, इन्फेक्शियस। ओके, तो उसकी जो स्माइल है वो कैसी है, इन्फेक्शियस है, मतलब वो स्प्रेड है। ओके, वो तुरंत फैलती है, मतलब इट मीन्स कैचिंग। ओके, वो अट्रैक्टिव है, उसकी जो स्माइल है वो अट्रैक्टिव है। तो हम कैचिंग को अट्रैक्टिव भी यहाँ पे बोल सकते हैं। ओके, बट जो अदर ऑप्शन है एरोगन एंड डिसरिस्पेक्टफुल, sarcastic, ये तो अपना राइट उत्तर नहीं हो सकता, राइट आंसर नहीं हो सकता। एरोगेंट का मीनिंग आप सभी को पता होगा, जो बंदे अक्कड़ होते हैं, हौटी होते हैं। ओके, या जो बंदे प्राउड फील करते हैं उनको हम एरोगेंट बोलते हैं। सो दिस इज नॉट आवर आंसर। डिसरिस्पेक्टफुल, दिस इज ऑल्सो नॉट आवर आंसर। डिसरिस्पेक्टफुल का अर्थ आपको सभी को पता होगा, इसका मीनिंग आपको पता होगा अनफेयर, या उसे हम रूड भी बोल सकते हैं, जो अनुचित है, डिसरिस्पेक्टफुल। ओके, नेक्स्ट जो थर्ड ऑप्शन है सार्केस्टिक, इसका मीनिंग यहाँ पे होता है पंजेंट, आप सभी को पता होता।
तो ये भी आपका करेक्ट आंसर यहाँ पे नहीं है। सो फर्स्ट क्वेश्चन का जो अपना राइट आंसर है सिनोनिम कॉन्टेजियस के लिए कैचिंग, ये अपना राइट आंसर यहाँ पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देखते हैं। हर डायनामिक नेचर इम्प्रेस एवरीवन। See here, in this sentence, the word underlined is dynamic. You know dynamic, हम सभी आप सभी को पता होगा कि हम बोलते हैं कि यू आर डायनामिक पर्सन, हिज नेचर इज डायनामिक। ओके, सो डायनामिक मतलब उसका जो नेचर है वो कैसा है, सचेत है, चौकस है। ओके, इट मीन्स अटेंटिव है। हर डायनामिक नेचर इम्प्रेस एवरीवन, उसका डायनामिक नेचर सभी को इम्प्रेस करता है। ओके, इम्प्रेस करता है। ओके, सो डायनामिक का मतलब हमको यहाँ पे मिलता है अटेंटिव, नॉट इंड्योरिंग। ओके, इंड्योरिंग का मतलब यहाँ पे अलग होता है, जो बात टॉलरेंट है, इट मीन्स सहनीय है, उसे हम इंड्योरिंग कहते हैं। इवोल्यूशनरी तो ये भी नहीं आ सकता। इवोल्यूशनर का मीनिंग आपको सभी को पता होगा कि जो बात प्रोग्रेसिव है। ओके, सो उसे हम ब्लूमिंग भी कह सकते हैं, तो ये भी नहीं होगा अपना। जेलस तो आप सभी को पता होगा, जेलस मीन जो बंदा ईर्ष्या है, उसे संदेह है, या जो शंकालु पर्सन है, उसे हम जेलस पर्सन यहाँ पे कर सकते हैं। एक बात ध्यान में रखो कि जेलस के लिए एक फ्रेज है जो काफी बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में पूछी गई है, जिसका मीनिंग ग्रीन आई है। ओके, ग्रीन आई। सो ये भी आपको ध्यान में रखना होगा। ओके, इडियम्स और फ्रेजेस के लिए भी काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, शी वॉज लैमेंटिंग हर डिस्टेनी। ओके, सो इन दिस सेंटेंस शी वॉज लैमेंटिंग, लैमेंटिंग को अंडरलाइन किया है, और आप सभी को पता होगा कि ये तो काफी इजी वर्ड है, लेमेंट। ओके, सो लैमेंट का मीनिंग होता है कि विलाप करना, शोक कराना। ओके, सो वो क्या कर रही थी, शी वॉज लैमेंटिंग हर डेस्टिनी। यू नो डेस्टिनी का मतलब फॉर्चून। वो अपने नसीब पे, वो अपने भाग्य पे विलाप कर रही थी या शोक कर रही थी। सो वी कैन, मतलब इसका लैमेंट के लिए हम सिनोनिम कौन सा यूज कर सकते हैं यहाँ पे। यस, अपने को जो यहाँ पे ऑप्शन दिए, सेलिब्रेटिंग, देन bemoaning and blaming and making. The right answer is bemoaning. क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर अपने को मिलता है पर जो ऑप्शन क्रमांक 2 है, ये अपना यहाँ पे राइट है। ओके, बिमोनिंग का मतलब होता है कि विलाप करना, शोक करना, दुख करना। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम जाते हैं। अंडर हिज लीडरशिप द कंपनी ग्रीव इन एन ऑर्गेनिक मैनर। अंडर हिज लीडरशिप कंपनी ग्रीव इन एन ऑर्गेनिक मैनर। यहाँ पे ऑर्गेनिक ये जो वर्ड दिया है, इसे अंडरलाइन किया है, और आपको सिलेक्ट करना है जो वर्ड ऑर्गेनिक के लिए सिनोनिम है। विच वर्ड यू कैन यूज। यू हैव ऑप्शन नेचुरल, स्पीडी, अनयूजुअल एंड डिसिप्लिन। वैसे तो ये बहुत इजी क्वेश्चन है, आप सभी को इसका मीनिंग भी पता होगा। अंडर हिज लीडरशिप यानी कि उसके नेतृत्व में, द कंपनी ग्रीव इन एन ऑर्गेनिक मैनर। ओके, उसके नेतृत्व में कंपनी ने क्या किया, जैविक तरीके से विकास किया। ऑर्गेनिक मैनर इट मीन्स जैविक तरीके से। सो ऑर्गेनिक मैनर के लिए हम कौन सा वर्ड यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं, द वर्ड इज नेचुरल। काफी इजी क्वेश्चन था ये। स्पीडी तो नहीं यूज कर सकते, अनयूजुअल भी यहाँ पे यूज नहीं कर सकते। ओके, और जो डिसिप्लिन है, डिसिप्लिन का मतलब डिसिप्लिन यू नो अनुशासन, ये भी नहीं हम यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते। सो क्वेश्चन नंबर 4 का अपने को राइट आंसर यहाँ पे मिलता है नेचुरल। ओके, काफी इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिज चार्म लाई इन हिज ओरेटरी। ये भी काफी इजी क्वेश्चन है। ओरेटरी का आपको मतलब लगा है, दो पर्सन, द पर्सन हु हैव द आर्ट ऑफ स्पीकिंग इन पब्लिक इफेक्टिवली। ओके, जिस पर्सन में इन पब्लिक में इफेक्टिवली स्पीक करने का स्किल होता है, उसे हम क्या कहते हैं, ओरेटर। ओके, मतलब वक्तृत्व। ओके, सो हिज चार्म लाई इन हिज ओरेटरी, मतलब उसका जो चार्म है, उसका जो अट्रैक्शन है, उसका जो आकर्षण है, वही उसकी क्या है, वक्तृत्व में निहित है। ओके, सो यहाँ पे ओरिटरी जो वर्ड दिया है, इसके लिए हम कौन सा वर्ड सिनोनिम कर सकते हैं, तो उसका राइट आंसर है ऑप्शन क्रमांक 2, सेकंड ऑप्शन बी, इलोक्वेंस। इलोक्वेंस और इलोक्वेंस का मीनिंग होता है सुवचन। ओके, सो उसका आकर्षण ही उनकी वक्तृत्व में यहाँ पे निहित है, ऐसा हम यहाँ पे कह सकते हैं। डिसिट तो नहीं है यहाँ पे आएगा, डिसिट। ओके, सेकंड द थर्ड वर्ड लुक्स, ये भी नहीं आपका सिनोनिम हो सकता, और नोबेलिटी भी आपका यहाँ पे ये सिनोनिम नहीं हो सकता। सो क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर यहाँ पे मिलता है अपने को इलोक्वेंस। नेक्स्ट, चलो मुड़ते हैं सिक्स क्वेश्चन नंबर पर। क्वेश्चन नंबर 6 में हमको यहाँ पे दिया था कि शी इज अ पैट्रॉन ऑफ आर्ट एंड कल्चर। ये भी इजी क्वेश्चन है। यू नो पैट्रॉन, व्हाट डू यू मीन बाय पैट्रॉन। ओके, ऑप्शन है
इंटरप्रीनियर, एडमिरियर, क्रिटिक्यू एंड बैकर। सो पैट्रॉन का मीनिंग होता है जो प्रोटेक्टर है। प्रोटेक्टर है इट मीन्स जो बचाने वाला है, मतलब उसे क्या कहते हैं हम, संरक्षक। ओके, सो शी इज अ पैट्रॉन ऑफ आर्ट एंड कल्चर, मतलब इसका मीनिंग होता है कि वह आर्ट एंड कल्चर, कला और संस्कृति की कौन है, संरक्षक है। सो संरक्षक के लिए हम कौन सा वर्ड यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे, ऑप्शन क्रमांक 4, बैकर। इसके लिए हम प्रोटेक्टर ये भी वर्ड यहाँ पे यूज कर सकते हैं, डिफेंडर ऑल्सो यहाँ पे हम यूज कर सकते हैं, या फिर कीपर, कीपर ये वर्ड भी हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं फॉर द बैकर एंड पैट्रॉन। ओके, एंटरप्रेन्योर यहाँ पे यूज नहीं किया जा सकता। एंटरप्रेन्योर का अर्थ मीनिंग डिफरेंट है, उसे हम क्या कह सकते हैं, लैबोरियस पर्सन। इंटरप्रेन्योर पर्सन इट मीन्स लैबोरियस, जो साहसी है, जो जोखिम उठाने के लिए तैयार होता है। ओके, इट मीन्स बिजनेस मैन। ओके, एंड द सेकंड ऑप्शन इज एडमेरियर, ये भी यहाँ पे नहीं हो सकता, जो प्रशंसक है। क्रिटिक व्यू, जो थर्ड क्वेश्चन है उसका मीनिंग यहाँ पे होता है रिव्यू, जो समीक्षा करने वाला है। ओके, समीक्षा करने वाला, आलोचना करने वाला, उसे हम कहते हैं क्रिटिक व्यू। ये भी आपका यहाँ पे राइट आंसर नहीं होगा। सो पैट्रॉन के लिए ओनली वी कैन यूज बैकर। काफी इजी क्वेश्चन आप सभी को यहाँ पे मिलते हैं एनडीए एग्जाम के जो क्वेश्चन पेपर 2021 में लिया है उनमें से। सो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 7 में आपको यहाँ पे दिया था, एरोगेंस इज अ हॉलमार्क ऑफ हिज नेचर। ये यहाँ पे एरोगेंस को अंडरलाइन किया है और आपको पूछा है कि एरोगेंस के लिए कौन सा वर्ड आप यहाँ पे एज ए सिनोनिम यूज कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट कॉन्कर्न, सेकंड ऑप्शन इज अनप्रिटेंड अनप्रिटेंटिनियसनेस, क्वेश्चन ऑप्शन नंबर सी कॉन्सिएट, एंड ऑप्शन नंबर डी सिंप्लिसिटी। सो एरोगेंस आप सभी को पता होगा, एरोगेंस, एरोगेंस का अर्थ क्या होता है, एरोगेंस का मीनिंग क्या होता है, एरोगेंस इज अ हॉलमार्क ऑफ हिज नेचर। मतलब एरोगेंस का मतलब जो बंदा प्राउड फील करता है, वन सेल्फ, प्राउड वन सेल्फ। ओके, मतलब खुद की तारीफ बताना, खुद की तारीफ करना। ओके, सो खुद की तारीफ करना इट मीन्स एरोगेंस, एरोगेंट पर्सन होता है, काफी अहंकारी, हम बोलते हैं ना काफी अहंकारी बंदा है वो। ओके, सो अहंकार ही उसकी क्या है, उसके स्वभाव की, नेचर इट मीन स्वभाव की क्या है, हॉलमार्क है। हॉलमार्क है इसका मतलब पहचान। ओके, सो अहंकार ही उनका स्वभाव का क्या है, पहचान है, ऐसे हम उसे कर सकते हैं। सो एरोगेंस के लिए यहाँ पे कौन सा वर्ड एज अ सिनोनिम्स यू यूज करेंगे, कॉन्कर्न, अनप्रिटेंटिनियसनेस, कॉन्सिएट एंड सिंप्लिसिटी। काफी इजी क्वेश्चन था। इसका राइट आंसर मिलता है क्वेश्चन नंबर 7 के लिए, ऑप्शन नंबर सी कॉन्सिएट। कॉन्सिएट का अर्थ होता है अहंकारी होना, बेशर्म होना। ओके, ये हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं। ओके, कॉन्सिएट के लिए हम और एक वर्ड यहाँ पे यूज कर सकते हैं, एक्सेसिव। ओके, योर प्राइड ऑफ वन सेल्फ, ये भी हम यहाँ पे कह सकते हैं। कॉन्कर्न तो यहाँ पे नहीं आएगा, कॉन्कर्न का मतलब होता है कि चिंता करना, एंग्जाइटी करना। ओके, ये तो नहीं यहाँ पे आएगा। अंटर अनप्रिटेंटिनियसनेस, ये भी यहाँ पे नहीं आएगा, जिसका मतलब होता है रियलिटी। ओके, रियलिटी इट मीन्स एक्चुअलिटी। ओके, सो ये भी नहीं यहाँ पे यूज किया जाता, और सिंप्लिसिटी भी यहाँ पे यूज नहीं किया जाता, सरलता। क्वेश्चन नंबर 8 पे मुड़ते हैं। शी अंडरटूक अ reconsciousness of the entire issue. She undertook a reconsciousness of the entire issue. यहाँ पे जो अंडरलाइन किए वो है रिकॉन्सियसनेस इस वर्ड के लिए। सो इसका मीनिंग क्या है, ऑप्शन है रिवोल्यूशन, देन ऑप्शन नंबर बी रेट्रिफिकेशन, इन्वेस्टिगेशन एंड रेगुलराइजेशन। तो इसका राइट आंसर आप सभी को पता होगा। ओके, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी इन्वेस्टिगेशन। इन्वेस्टिगेशन, यू नो इन्वेस्टिगेशन, परीक्षण करना, जासूसी करना। ओके, सो शी अंडरटूक अ रिकॉन्सियसनेस ऑफ द एंटायर इशू, मतलब सा उसने उस बात पे, उस इशू पे क्या किया, रिकॉन्सियस किया, उसने उस इशू को, मतलब जो मामला था उस मामले की पूरी जांच की। ओके, पूरी जांच की, इसका इसका मीनिंग होता है उसका परीक्षण किया, उसकी जासूसी की। ओके, सो इसके लिए और कौन सा वर्ड यू कैन यूज, इन्वेस्टिगेशन के लिए कौन सा वर्ड अपन यहाँ पे यूज कर सकते हैं, तो ग्रैबल। ओके, ग्रैबल वर्ड ध्यान में रखने का है कि ग्रैबल भी काफी बार परीक्षा में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 9 में यहाँ पे दिया था कि माय डॉटर इज माय रिप्लिका। ये तो काफी इजी क्वेश्चन है। ओके, प्राइड, क्लोन, लव एंड ओरिजिनल। सो रिप्लिका इट इज अ
यहाँ पे अंडरलाइन किया था और आपको पूछा था कि रिप्लिका के लिए आप कौन सा वर्ड यहाँ पे एज अ सिनोनिम यूज कर सकते हो। तो प्राइड, क्लोन, लव और ओरिजिनल। प्राइड तो नहीं आएगा भाई। ओके, सेकंड ऑप्शन जो है यहाँ पे क्लोन दिया है। ओके, थर्ड ऑप्शन लव दिया है, लव भी यहाँ पे नहीं आ सकता और ओरिजिनल भी यहाँ पे आप यूज नहीं कर सकते। सो रिमेनिंग वर्ड विच इज क्लोन। ओके, क्लोन का मतलब होता है प्रतिकृति। सो माई डॉटर इज माई रिप्लिका, मतलब मेरी बच्ची ही मेरी कौन है, प्रतिकृति है, मेरी कॉपी है। ओके, सो क्लोन का मीनिंग होता है प्रतिकृति यानी कि कॉपी यानी कि मॉडल। वी कैन ऑल्सो से मॉडल। वैसे ये वर्ड जो है क्लोन, इसका मतलब होता है कि एक ही वंश का, ओके, किंवा एक ही वंश के। ओके, सो इट मीन्स ये कॉपी है किंवा प्रतिकृती है। मुड़ते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। The sardonic nature of her stories made her stand out among the contemporary writers. ये भी इजी क्वेश्चन था। आप सभी को अभी पता होगा कि ये सॉर्डोनिक वर्ड ये काफी बार पूछा गया है एसएससी सीजीएल की एग्जाम में भी। सॉर्डोनिक का मीनिंग क्या होता है? व्हाट डू मीन बाय सॉर्डोनिक? तो सॉर्डोनिक का मीनिंग होता है यहाँ पे किसी को मतलब उसका मिमिक करना, वी कैन ऑल्सो से मॉकिंग। ओके, सो द सॉर्डोनिक नेचर ऑफ हर स्टोरीज, उसकी कथा का जो सॉर्डोनिक नेचर है उसने क्या किया, मेड हर स्टैंड आउट अमॉन्ग द कॉन्टेम्प्ररी राइटर्स। कॉन्टेम्प्ररी राइटर इट मीन्स उसके समकालिक जो लेखक है, समकालिक राइटर्स। ओके, तर समकालिक लेखकों के बीच में उसे खड़ा किया किसने, उसके सार्वजनिक नेचर की स्टोरीज ने। सो सार्वजनिक का मतलब होता है कि द्वेषपूर्ण, जो स्टोरी द्वेषपूर्ण है, जहाँ पे हम हंसी उड़ाते हैं, ओके, किसी को मॉकिंग करते हैं या मिमिक करते हैं, तो सार्वजनिक का मीनिंग होता है द्वेषपूर्ण या किसी का मजाक उड़ाना या किसी के ऊपर हंसना। ओके, सो इसके लिए कौन सा वर्ड वी कैन यूज? ऑप्शन दिए गए कंपैशनेट, देन ऑप्शन नंबर सेकंड पे यहाँ पे दिया था इंसाइटफुल, ऑप्शन नंबर थ्री मॉकिंग, ये अपना राइट आंसर है मॉकिंग, और कॉमिक। ओके, तो कॉमिक तो यहाँ पे नहीं आएगा भाई। ऑप्शन क्रमांक हम यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे पर्याय क्रमांक थ्री, मॉकिंग। इज इट क्लियर? सो ऐसा पेपर यहाँ पे पूछा गया था सिनोनिम्स के लिए क्वेश्चन 2021 के क्वेश्चन पेपर में। अब मुड़ते हैं जो क्वेश्चन स्पॉट द एरर के लिए पूछे गए, उसमें वो एरर के क्वेश्चन किस तरह से आए थे वो हम यहाँ पे देखेंगे। देखो, स्पॉट द एरर, अभी यहाँ पे आपको सेंटेंस दिया था और एक सेंटेंस चार भागों में यहाँ पे डिवाइड किया था, ए बी सी डी, और आपको यहाँ पे एरर ढूंढना था कि कौन से पार्ट में यहाँ पे एरर मिलता है। So read the sentence first. You don't have a monopoly on suffering. Other people don't have problem too. Okay, काफी इजी सेंटेंस है। अगर आपको इस सेंटेंस में से जो वर्ड है वो उसका मीनिंग पता होगा तो ये आपको यहाँ पे आएगा। एक बात आपको ध्यान में रखनी है कि जो स्पॉट द एरर के लिए क्वेश्चन होते हैं वो काफी मतलब इजी नहीं होते, इसके लिए अपने को पूरा ग्रामर का नॉलेज होना पड़ता है। ओके, ग्रामर के सभी बेसिक रूल्स आपको यहाँ पे पता होने चाहिए। ओके, सो यू डोंट हैव अ मोनोपोली ऑन सफरिंग, अदर पीपल डोंट हैव प्रॉब्लम टू। ओके, सो इन विच पार्ट यू फाउंड द एरर? सो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो सी है, मतलब सी पार्ट में अपने यहाँ को एरर मिलता है। कैसे? सो यू डोंट हैव अ मोनोपोली, यू नो मोनोपोली का मीनिंग क्या होता है? मोनोपोली का मीनिंग होता है एकाधिकार, मक्ताधिकार। ओके, सो यू डोंट हैव मोनोपोली ऑन सफरिंग। ओके, सफरिंग, सफरिंग का मीनिंग क्या होता है? सफरिंग आप सभी को पता होगा। ओके, सो हम कह सकते हैं कि आपको जो परेशानी है, ओके, सो परेशानी पे आपका ही एकाधिकार नहीं है। अदर पीपल डोंट हैव प्रॉब्लम टू, अदर पीपल को भी प्रॉब्लम हो सकता है। सो हाउ वी कैन से, दोनों सेंटेंस में हम डोंट डोंट क्यों यूज करेंगे? ओके, सो थर्ड नंबर का जो सेंटेंस है, मतलब थर्ड नंबर का जो पार्ट है उसमें एरर है, यहाँ पे डोंट नहीं होना चाहिए। ओके, इज दैट क्लियर? आप सभी को समझ में आ रहा है ना? ओके, इजी क्वेश्चन है, वैसा कुछ इतना मतलब डिफिकल्ट टास्क नहीं है, बाकी बहुत इजी क्वेश्चन यहाँ पे पूछे गए थे। यू डोंट हैव अ मोनोपोली ऑन सफरिंग। ओके, अदर पीपल, अदर पीपल, सी द अदर पीपल डोंट हैव प्रॉब्लम, यहाँ पे डोंट नहीं होना चाहिए था। सो यहाँ पे एरर हमको यहाँ पे मिलता है। दूसरों लोगों को भी परेशानी होती है, इस पर आपका एकाधिकार नहीं हुई। ओके, मुड़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। If you have say that someone you admire has feet of clay, you mean that they have hidden faults. You say, if you say that someone you admire has a feet of clay, you mean that have hidden fault.
कौन से पार्ट में यहाँ पे एरर आपको मिलता है? काफी इजी क्वेश्चन है वैसा। वन बाय वन हम यहाँ पे सेंटेंस रीड करते हैं। इफ यू से यदि आप कहते हैं दैट someone you admire has feet of clay, you mean that they have। देखिए, इस सेंटेंस में भी एरर हमको कहाँ पे मिलता है? ऑप्शन क्रमांक सी में। यहाँ पे समवन ए यूज किया गया है, इंडेफिनिट प्रोनाउन। और जिस सेंटेंस में समवन, एनीवन, एनीबडी, एनीवन, ओके, यानी कि बड़ी और वन के ऑल प्रोनाउन, इंडेफिनिट प्रोनाउन यूज किए जाते हैं, इसका जेंडर आपको पता नहीं होता, तो इसके लिए हम मैस्कुलाइन जेंडर यूज करते हैं। ओके, और रही बात, ये थर्ड पर्सन के लिए यूज किया जाता है। सो यहाँ पे दे क्यों आएगा? दे क्यों आएगा? ओके, यहाँ पे ही हैज यूज करना पड़ेगा। मतलब ये समवन और somebody और anyone ये सिंगुलर प्रोनाउन होते हैं। सो इसके लिए हमको यहाँ पे यूज करना पड़ेगा he has। So if you say that someone you admire has feet of clay, you mean that they have hidden faults। मतलब यदि आप कहते हैं कि जिस व्यक्ति की आप प्रशंसा कर रहे हो, you admire, ओके, उसके पैर मिट्टी के हैं, फीट ऑफ क्लाई। यू नो फीट ऑफ क्लाई, फीट का मतलब होता है मिट्टी के पैर। ओके, सो मिट्टी के पैर, ये मतलब मिट्टी के पैर, ये ईडियम से, ये आपको ध्यान में रखना है। तो आपका मतलब क्या है? यू मीन दैट ही हैज अ हिडन फॉल्ट। सो फीट ऑफ क्लाई, ये जो ईडियम यहाँ पे दी गई है, फीट ऑफ क्लाई, उसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग क्या है? कौन बताएगा? ओके, सो आप, अगर आपको इसका मीनिंग पता होगा तो आप कमेंट बॉक्स में यहाँ पे दे सकते हो। ओके, फीट ऑफ क्लाई का मीनिंग यहाँ पे होता है वीकनेस। ओके, किसी व्यक्ति के अंदर जो वीकनेस पॉइंट है, वीकनेस पॉइंट, ओके, वो दिखाना। सो इफ यू से दैट समवन यू एडमायर, अगर आप यदि कहते हो कि जिस व्यक्ति की आप प्रशंसा करते हो, एडमायरिंग करते हो, उसके पैर मिट्टी के, इसका मतलब है कि यू दैट ही हैज हिडन फॉल्ट। इट मीन्स उसके उसमें कुछ वीक पॉइंट है। ओके, सो सी पार्ट में आपको यहाँ पे एरर मिलता है। मुड़ते क्वेश्चन नंबर अगले पे 33। ही रिफ्यूज टू चेंज हिज डिसीजन, ही रिफ्यूज इट, पॉइंट आउट नो एरर। यहाँ पे कहाँ पे एरर आपको मिलता है? ओके, ही रिफ्यूज टू चेंज हिज डिसीजन, ही रिफ्यूज इट, पॉइंट आउट। ही रिफ्यूज टू चेंज हिज डिसीजन, उसने क्या किया? रिफ्यूज किया। क्या, किसके लिए रिफ्यूज किया? टू चेंज हिज डिसीजन, मतलब उसने उसका डिसीजन चेंज करने के लिए रिफ्यूज किया, नकार दिया उसने। ओके, ही रिफ्यूज इट, पॉइंट आउट। अब बताओ कि ये सेंटेंस राइट है क्या? ऑप्शन नंबर थ्री, ऑप्शन नंबर जो अपना थ्री है, ये आपको राइट दिख रहा है क्या? नहीं। ओके, सो पॉइंट आउट, ये जो फ्रेज यहाँ पे दी है, ओके, पॉइंट आउट, ये राइट है क्या? क्या लगता है आपको? यस, ये गलत है। ओके, ये गलत है। सो यहाँ पे पॉइंट आउट नहीं होना चाहिए, यहाँ पे पॉइंट ब्लैंक होना चाहिए। ये भी एक फ्रेज है, एक ईडियम है, ये आपको ध्यान में रखना चाहिए। ओके, सो ही रिफ्यूज टू चेंज हिज डिसीजन, ही रिफ्यूज इट, पॉइंट ब्लैंक। यू नो पॉइंट ब्लैंक, पॉइंट ब्लैंक, ये जो इडियम्स है अंग्रेजी इंग्लिश लैंग्वेज में जो पूछी जाती है, उसका मतलब होता है स्ट्रेट एंड फॉरवर्ड, स्ट्रेट एंड फॉरवर्ड। ओके, यस, स्ट्रेट एंड फॉरवर्ड, इट मीन्स टू से वेरी डायरेक्टली। अगर आप किसी को कुछ डायरेक्टली उसके मुंह पे बोल देते हैं, तो इसे कहते हैं पॉइंट ब्लैंक। चलते हैं, मुड़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे की तरफ। क्वेश्चन नंबर 34 काफी बड़ा सेंटेंस है, बट वी विल फाइंड द एरर। द इम्पोर्टेंस ऑफ द ट्रेड इन मुगल टाइम रेनफोर्स द कल्चरल डेफिनेशन ऑफ वेल्थ एज समथिंग compromising of movable property। ओके, सो सेंटेंस काफी बड़ा है, सो वी विल चेक आफ्टर रीडिंग। द इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रेड, यू नो इम्पोर्टेंस, इम्पोर्टेंस आपको सभी को पता होगा, इम्पोर्टेंस मतलब महत्वपूर्ण। द इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रेड इन मुगल टाइम्स, मुगल टाइम के समय जो व्यापार का महत्व था वो कैसा था? रेनफोर्स, यू नो रेनफोर्स, व्हाट डू मीन बाय रेनफोर्स? ओके, रेनफोर्स का मतलब क्या है? मजबूत करना। ओके, द कल्चरल डेफिनेशन ऑफ वेल्थ, द इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रेड इन मुगल टाइम्स रेनफोर्स, मुगल टाइम में या मुगल काल में जो व्यापार का महत्व था
वो उसे क्या किया गया था, रेनफोर्स किया था, मजबूत किया था। द कल्चरल डेफिनेशन ऑफ वेल्थ, जो संस्कृति की परिभाषा थी, डेफिनेशन थी, संस्कृति की जो परिभाषा थी, द कल्चरल डेफिनेशन ऑफ वेल्थ एज समथिंग कॉम्प्रोमाइजिंग ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी। इट मीन्स मुगल काल में व्यापार का जो महत्व था, संपत्ति की जी सांस्कृतिक परिभाषा थी, वो परिभाषा थी, उस परिभाषा को चल संपत्ति के रूप में क्या किया गया था, रेनफोर्स किया था। रेनफोर्स किया था इट मीन्स मजबूत बनाया था, मजबूत किया गया था। सो यहाँ पे एरर हमको मिलता है ऑप्शन नंबर सी में। कॉम्प्रोमाइजिंग ऑफ यहाँ पे दिया है, कॉम्प्रोमाइजिंग ऑफ नहीं होता भाई, कॉम्प्रोमाइजिंग के साथ कभी भी ऑफ यहाँ पे यूज करना नहीं। ओके, सो कॉम्प्रोमाइज के साथ हम यहाँ पे यूज नहीं कर सकते। यू कैन राइट ओनली कॉम्प्रोमाइजिंग एंड मूवेबल प्रॉपर्टी। यू नो प्रॉपर्टी, मूवेबल प्रॉपर्टी मतलब चल संपत्ति। ओके, सो मुगल काल के व्यापार के महत्व ने संपत्ति की जो परिभाषा है, वो संपत्ति की परिभाषा को क्या किया, चल संपत्ति के रूप में मजबूत बनाया, रेनफोर्स किया। रेनफोर्स का मतलब होता है मजबूत बनाना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 35। इन द 19th century the most traditional scholars tried to stay clear from the imperial government। ये भी इजी क्वेश्चन है। इन द 19th century, 19वीं शताब्दी में most traditional scholars tried to stay clear from the imperial government। 19वीं शताब्दी में क्या हुआ, अधिकांश जो पारंपरिक विद्वान थे, द ट्रेडिशनल स्कॉलर्स, ओके, जो ट्रेडिशनल विद्वान थे, उन्होंने क्या किया, ट्राई टू स्टे क्लियर फ्रॉम द इंपीरियल गवर्नमेंट, मतलब साम्राज्यवादी सरकार से दूर रहने का उन्होंने क्या किया, कोशिश किया। सो यहाँ पे एरर कहाँ पे है, यहाँ पे एरर कहाँ पे है, ट्राई टू स्टे क्लियर, ये सही है क्या, ट्राई टू स्टे क्लियर फ्रॉम द इंपीरियल गवर्नमेंट, क्लियर फॉर्म रॉन्ग है, क्लियर ऑफ होगा। ओके, क्लियर फॉर्म यहाँ पे आएगा नहीं, मतलब जो प्रीपोजिशन में एरर है यहाँ पे गलत है। क्लियर के साथ हम क्लियर ऑफ बोलेंगे, यहाँ पे क्लियर फॉर्म नहीं, क्लियर ऑफ। सो दिस इज अवर राइट आंसर। ओके, in the 19th century the most traditional scholars tried to stay clear of the imperial government। Next question, question number 36। He began his decision by pointing over that men and women had different biological function। He began his discussion, उसने उसकी जो चर्चा है, उसकी जो चर्चे की शुरुआत है, वो कैसे की, बाय पॉइंटिंग ओवर दैट मेन एंड वुमन। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 36। ओके, इसमें एरर कहाँ पे, पहला सेंटेंस पूरा रीड कर लेते हैं। He began his discussion by pointing over that men and women had different biological function। ओके, तो उन्होंने अपनी जो चर्चा है, वो चर्चा की शुरुआत कैसे की, मैन एंड वुमेन मतलब पुरुष और जो महिलाओं है, महिलाओं की तरफ इशारे करते हुए उन्होंने अपनी चर्चा की शुरुआत की। और एंड हैड डिफरेंट बायोलॉजिकल फंक्शन। ओके, और अलग अलग उन्होंने क्या किया उस चर्चा में, हैड डिफरेंट बायोलॉजिकल फंक्शन। ओके, सो महिलाओं और पुरुषों के अलग अलग जैविक कार्य होते, ऐसी चर्चा उन्होंने उस डिस्कशन में यहाँ पे की। सो एरर कहाँ पे है भाई, he began his discussion by pointing over। pointing over होता है क्या, नहीं, pointing out, pointing out यहाँ पे हमको यूज करेंगे। ओके, नॉट pointing over, so this is also a point out। okay, pointing out, yes, he began his discussion by pointing out that men and women had different biological function and sorry, no error। लास्ट क्वेश्चन, लास्ट 37 क्वेश्चन देखिए। 37 क्वेश्चन नंबर काफी इजी है। दो ही इज पुअर बट ही इज ऑनेस्ट, दो के साथ बट आता है क्या, नहीं, कभी भी नहीं। एक बात ध्यान में रखो, दो के साथ बट कभी भी नहीं आता, दो के साथ आता है एट। ओके, दो ही इज पुअर, एट ही इज ऑनेस्ट, यदि वह गरीब है, यदि वह गरीब है फिर भी वह कैसा है, प्रामाणिक है, काफी ईमानदार पर्सन है। ओके, दो ही इज पुअर, एट ही इज ऑनेस्ट, यदि वह गरीब है फिर भी वो कैसा है, प्रामाणिक है, ईमानदार पर्सन है। माई ग्रैंड मदर हैज बीन डूइंग एवरीथिंग फॉर द फैमिली, ये भी तो बहुत इजी सेंटेंस है भाई। माई मदर हैज बीन डूइंग एवरीथिंग फॉर द फैमिली, जल्दी से बताओ इसमें एरर क्या है,
कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हो कि इसमें एरर क्या है। माय मदर, यहाँ पे जो सेंटेंस दिया है इस सेंटेंस का सब्जेक्ट कौन है, मदर, और मदर सिंगुलर है तो उसके साथ हैज बीन आया, ये भी सही है। डूइंग एवरीथिंग फॉर द फैमिली, ये भी सही है, मतलब यहाँ पे एरर है क्या, नहीं, नो एरर। ऑप्शन नंबर डी हम यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 39, सेकंड लास्ट क्वेश्चन वी विल टेक। व्हेन द लर्निंग टू ड्यू, it is important to relax in between and take breaks. When learning to do, it is important to relax in between and take breaks. कहाँ पे एरर है? सेंटेंस थोड़ा सा रीलीड करो और ट्राई टू फाइंड द एरर पार्ट, वहां कहाँ पे आपको यहाँ पे एरर मिलता है। वेन लर्निंग टू ड्यू, यू नो ड्यू, ओके, वेन लर्निंग टू ड्यू, यस, इजी है। कहाँ पे एरर है यहाँ पे? वेन के साथ हम लर्निंग यूज कर सकते थे क्या? नहीं, कंटिन्यू टेंस है यहाँ पे, सो वेन के साथ हम यहाँ पे लर्निंग नहीं यूज कर सकते, वाइल के साथ हम यहाँ पे लर्निंग यूज करेंगे। वाइल लर्निंग टू ड्यू, यू नो ड्यू, टू ड्यू मतलब पानी में सुर लगाना। जब पानी में हम सुर लगाते हैं, जब पानी में हम गोता लगाते हैं, ओके, सो इट इज इम्पोर्टेंट, ये बात महत्वपूर्ण है, टू रिलैक्स इन बिटवीन एंड टेक ब्रेक्स। ओके, जब हम पानी में सुर लगाते हैं, जब पानी में हम गोता लगाते हैं, तो ये बात काफी महत्वपूर्ण है कि थोड़ा सा रिलैक्स, थोड़ा सा रिलैक्स भी करना चाहिए, थोड़ा सा विश्रांति भी यहाँ पे लेनी चाहिए। ओके, सो वेन के साथ लर्निंग कभी नहीं यूज करने का, वेन वाइल के साथ हम बिफोर यूज करते हैं, वाइल के साथ हम कंटिन्यू टेंस यहाँ पे यूज करते हैं। लास्ट क्वेश्चन देखिए, आई हैव द अपॉर्चुनिटी टू स्टडी इन अमेरिका नेक्स्ट ईयर। कितना इजी क्वेश्चन है भाई, ये तो सब बता सकते हैं। कौन से पार्ट में यहाँ पे एरर है? आई हैव द अपॉर्चुनिटी टू स्टडी इन अमेरिका नेक्स्ट ईयर। कौन बताएगा इसका आंसर? कमेंट बॉक्स में आपको जल्दी से उत्तर यहाँ पे देने का, काफी इजी क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन एसएससी सीजीएल में यहाँ पे इस तरह से क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाते हैं। ओके, सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ए पार्ट में यहाँ पे एरर है। क्या एरर है? सी द आर्टिकल, डेफिनेट आर्टिकल द यहाँ पे यूज किया है, ये सही है क्या? नहीं, ये अब गलत है। आई हैव एन अपॉर्चुनिटी, मेरे पास एक अपॉर्चुनिटी है, मेरे पास एक अवसर है। कौन सा अवसर? टू स्टडी इन अमेरिका नेक्स्ट ईयर, अगले साल अमेरिका में पढ़ाई करने का मेरे पास एक क्या है, अवसर है। सो जो अपॉर्चुनिटी यहाँ पे यूज की है वो कैसे, फर्स्ट टाइम ही यूज की गई है ना, सो वी कांट यूज द डेफिनेट आर्टिकल विद अपॉर्चुनिटी। ओके, सो ये तो सही नहीं है, ये तो गलत बात है, सो वी यूज हियर इनडेफिनेट आर्टिकल। ओके, सो इस तरह से क्वेश्चन आपको एनडीए के एग्जाम में 2021 में पूछा गया था। इनमें जो रिमेनिंग पार्ट है वी विल टेक द नेक्स्ट वीडियो। ओके, तब तक के लिए हम यहाँ पे रुकते हैं। आई होप ये वीडियो आप सभी को समझ में आया होगा। ये पेपर आप यूपीएससी की वेबसाइट से भी डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे जो रिमेनिंग सिनोनिम के क्वेश्चन है वो मैंने यहाँ पे ले लिए। काफी बड़ा पेपर था, इसमें एंटोनिम्स भी है, एंटोनिम का जो पार्ट है, इडियम्स और फ्रेजेस का जो पार्ट है वो हम नेक्स्ट वीडियो में इसके पार्ट 2 में यहाँ पे देखेंगे। तो भाई हम तब तक के लिए यहाँ पे रुकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू ऑल ऑफ यू।